19 के बाद में नियम आता है आपका 20। देखिए 16 से लेके 21 तक के नियम अध्यापक के संदर्भ में थे, जिसमें हमने चर्चा की थी। 16 के अंदर उसमें एनसीटीई के अकॉर्डिंग न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब बाई चांस न्यूनतम योग्यता नहीं है तो नियम 17 जो है उसके तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुशंसा करती है कि हमारे शिक्षकों को कुछ शिथिलीकरण किया जाए योग्यता में। तो केंद्र सरकार की अनुशंसा, राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा शिथिलीकरण किया जाता है, जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी करना अनिवार्य है। उसी के बाद शिक्षक को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। फिर नियम संख्या 18 में हमने देखा कि शिथिलीकरण लंबे समय तक नहीं चलेगा, उसको योग्यता अर्जित करनी होगी। और वो योग्यता कितने साल में करनी होगी? 5 साल में। हालांकि वहां पर 2017 में संशोधन करके कितने साल के लिए बढ़ाया था? 4। तो निश्चित रूप से यहां भी बढ़ाया, लेकिन हमारे नियमावली में इसका कोई जिक्र नहीं है। राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं उनके लिए राज्य सरकार खुद ये व्यवस्था करेगी, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए वहां का मैनेजमेंट इस बात की व्यवस्था करेगा कि उनके शिक्षकों को न्यूनतम योग्यताएं अर्जित हो। ठीक, ये नियम संख्या 18 था। फिर हम नियम संख्या 19 पढ़ते हैं। अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा निबंधन और शर्तें। और अब है नियम संख्या 20, अध्यापक द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कर्तव्य। एक मिनट 10 मिनट के लिए जिनका हो गया वो चुपचाप सुनते रहे। कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। आवाज नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में आपसे पूछूंगा मैं। देखिए इसमें क्या है, अध्यापक के कर्तव्यों की बात हमने वहां पे कौन सी धारा में की थी? बताओ। देखें, धारा 24 की थी। धारा 24 में हमने एक जगह 24(1)(घ) में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अध्यापक, और इसके बारे में अभी हमने अध्यापक योजना डायरी के बारे में भी पढ़ा था कल जो मूल्यांकन वाली क्लास है उसमें भी। प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति को दर्ज करेगा और उसके अनुसार अपनी एक शिक्षण की योजना तैयार करेगा। पढ़ा था ना? तो वो सीखने की गति दर्ज करने के लिए, यानी कि 24(1) के अंतर्गत जो अध्यापक का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अध्यापक को निभाना है। और 1(29) के अंतर्गत 29(2) में आपने एक देखा होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे का, था ना? अंतिम 29(2)(h), 29(2)(h). तो इन दोनों, इसकी अनुपालना के लिए, इन दोनों के लिए एक शिक्षक के द्वारा प्रत्येक छात्र का क्या संधारित किया जाएगा? छात्र संचित अभिलेख। कल पढ़ा था, छात्र संचित अभिलेख संधारित किया जाएगा। ये बनाया जाएगा हर एक छात्र का, ताकि वो 24(1) में जो उसको कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति को दर्ज करे, वो इसमें दर्ज करेगा। प्रत्येक बच्चे का सतत और व्यापक रूप से पूरे वर्ष भर मूल्यांकन हो रहा है, तो वो मूल्यांकन के दौरान उसकी जो उपलब्धियां हैं, हमने वही तो पढ़ी ना कल, संचित अभिलेख में पूरे वर्ष भर उसकी शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जो कुछ किया है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो ये इन दोनों की जो धाराएं हैं उनको अनुपालना के लिए प्रत्येक शिक्षक छात्र संचित अभिलेख संधारित करेगा। और यही छात्र शिक्षक जो संचित अभिलेख है, यह धारा 30(2) याद आ रही क्या? टिप्स पे होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपका इस टिप्स पे कैसे होगी उसके लिए एक कुछ ऐसा तैयार करेंगे, हम ब्लैंक कुछ पेजेस तैयार करेंगे, आप बार बार उसको याद करो। 30(2) आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां पे वो प्रमाण पत्र की बात कर रहा है। प्रमाण पत्र कैसे प्रदान किया जाएगा, याद आ रहा है वहां पे? तो ये जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का, उसका आधार है वो क्या होना चाहिए? छात्र संचित अभिलेख। क्लियर? और ये कर्तव्य किसका है? अध्यापक का। अध्यापक का दूसरा कर्तव्य क्या है?
धारा 24(1) में अध्यापक के बहुत से कर्तव्य दिए गए थे ना। उन कर्तव्यों का तो पालन अध्यापक करेगा ही करेगा, नियमित रूप से कक्षा में आएगा, वो जो सारी चीजें उसमें 5-6 कर्तव्य हमने पढ़े हैं वो तो करेगा ही करेगा। उनके अतिरिक्त राज्य सरकार ये मानती है कि 3 कर्तव्यों का पालन वो और करेगा, जिसमें जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम यदि उसके लिए कोई आयोजित किए गए हैं तो वो मना नहीं कर सकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा। उसके डेवलपमेंट के लिए यदि किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो वो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा। इसके अलावा यदि कोई पाठ्य पुस्तक, कोई पाठ्य सामग्री या किसी भी प्रकार का कोई मॉड्यूल्स वगैरह तैयार करना है तो उसको वो तैयार करने में अपनी सहायता देगा। पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए यदि शिक्षक को बुला लिया जाएगा तो उसको जाना होगा। पाठ्यक्रम या कोई प्रशिक्षण मॉड्यूल, इनका विकास एक शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो 2 अतिरिक्त कार्य उनको और दिए गए हैं। यदि किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिक्षक हर सूरत में भाग लेगा। और यदि उसको किसी भी प्रकार के पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए, पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल को बनाने के लिए उसको बुलाया जाता है तो वो वहां पे जाके उसका विकास करेगा। ये 2 अतिरिक्त कार्य राज्य सरकार द्वारा और दिए गए हैं। ओके, लिखो फिर इसको फटाफट। नियम 20 लिखो। नियम 20, अध्यापक के कर्तव्य। आवाज नहीं, जिनके लिखा है वो बातचीत नहीं आपस में। अध्यापक के कर्तव्य में पहला लिखो, इसको ऐसे बनाओगे या लिखोगे? लिखा दूं? चलो ठीक, लिखो। धारा 24(1) के कर्तव्यों को निभाने धारा 24(1) के कर्तव्यों को निभाने तथा धारा 29(2)H 29(2)H की अपेक्षाओं को पूरा करने 29(2)H की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षक द्वारा छात्र संचयी अभिलेख का संधारण किया जाएगा। छात्र संचयी अभिलेख का संधारण किया जाएगा। जो मतलब छात्र संचयी अभिलेख जो धारा 30(2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने धारा 30(2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा। पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा। प्रमाण पत्र का आधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट।
धारा 24(1) के कर्तव्यों के अतिरिक्त, धारा 24(1) के कर्तव्यों के अतिरिक्त एक शिक्षक, नीचे ऐसे करके लिखो, पहला एक शिक्षक करके आगे डेस्क लगा देना, नीचे दो काम है उसके। एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा, फर्स्ट पॉइंट है उसका, सब पॉइंट फर्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा। और दूसरा लिखो, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास में भाग लेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास में भाग लेगा। ओके, चलिए अब वहां पे आ जाओ वापिस, धारा आरटीई में। आरटीई के अनुसार अभी हम चल रहे हैं ना, 23 के अंदर आरटीई में बोला गया था न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे धारा नियम 16 में न्यूनतम योग्यता की बात की, फिर उसके अंदर शिथिलीकरण की बात नियम 17 में कर ली, फिर 18 के अंदर हमने बात किसकी कर ली, उसको अर्जित करने की। ये तीनों बातें 23 में बोली गई थी। फिर 19 में हमने उसको कुछ, ये सब कुछ योग्यता अर्जित करने के बाद में उसको वेतन देंगे, भत्ते देंगे, सेवा शर्तें वगैरह रखेंगे। ये भी बात वहां पे किसमें थी, धारा 23 में। धारा 24 में कर्तव्य की बात है, हमने कहाँ कर ली, नियम 20 में। फिर धारा 24 के बाद में क्या आता है वहां, धारा 25 किसकी बात करता है, किसकी करेगा, तो यहाँ पे नियम 21 लिखो, छात्र शिक्षक अनुपात। नियम 21 छात्र शिक्षक अनुपात। अब देखो, इसको मैं लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा, आपको जैसे जैसे मैं लिखाऊं समझते रहना, और उसको वैसे ही अपना फ्लो चार्ट के रूप में आप करते रहना, ये ज्यादा आसानी से ऐसे ही याद रहेगा। छात्र शिक्षक अनुपात के लिए सबसे पहले क्या निर्धारित करेंगे हम, सैंक्शन स्ट्रेंथ करेंगे ना, एक विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये काम किसका होगा, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी। तो सबसे पहला काम है राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत संख्या, सैंक्शनड स्ट्रेंथ निर्धारित की जाएगी। क्लियर, कि एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सैंक्शनड स्ट्रेंथ की अधिसूचना फिर राज्य सरकार जारी करेगा हर एक बार, कि ये एक विद्यालय में सैंक्शनड स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। अधिसूचना जारी होने के 3 माह के भीतर, अब ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस अधिसूचना जारी होने के 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर आधिक्य वाले शिक्षकों को, जिन विद्यालय में शिक्षकों का आधिक्य है, आधिक्य शिक्षकों को पुनः तैनात किया जाएगा। पुनः तैनात यानी कि रीडिप्लॉयमेंट, पुनः तैनात, रीडिप्लॉय किया जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं क्या आप? पहले स्वीकृत संख्या जारी की राज्य सरकार ने, भाई एक इस विद्यालय में 20 अध्यापक होंगे, ये आपके उसमें जारी। अभी आप टीचर जब बन जाओगे उसके बाद में जब आपको इधर से उधर
ट्रांसफर के लिए जब जोर लगाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, फटाफट बताओ। आप वो सैंक्शन स्ट्रेंथ तुरंत आप निकालोगे, हर एक पोर्टल के ऊपर वो पड़ी मिलेगी कि इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी है। फिर देखोगे खाली पद कितने हैं इसके अंदर, तो आप देखोगे सीकर के आसपास के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा पद है सभी में। यहाँ तो मौका नहीं मिलेगा। पास में नागौर जाने की कोशिश करोगे इधर, तो ये सब बाद में पता चलेगा आपको। स्वीकृत संख्या होती है वो, हर एक विद्यालय की एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद में अधिसूचना जारी करेगी वही अधिसूचना जिसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ लिखी हुई होगी, और अधिसूचना जारी करने के 3 माह के भीतर भीतर यदि कहीं पर अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में टीचर डिप्लॉयड है तो उसको रीडिप्लॉय किया जाएगा, उसको किसी दूसरी ऐसी जगह पर जहां शिक्षक कम है वहां पर तैनात किया जाएगा। तो शिक्षकों की क्या किया जाएगी, पुनः तैनाती। क्लियर ये बात, लिख लिया, लिख लो, देखें फटाफट इसको। अब हमें ये देखना है कि ये सैंक्शन स्ट्रेंथ कैसे आएगी, यही तो निकालना ना। छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए एक स्वीकृत संख्या है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, वो रीति देखेंगे आप। तो सेकंड पॉइंट अब तो कर लिया होगा, ठीक है। सेकंड, इसी का सेकंड पॉइंट है, क्या हुआ, नहीं लिख पाए थे, बहुत धीमे हो आप लोग, बड़े आगे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान फिर सामने, अब आवाज फिर से बंद, जब तक बोर्ड पे मेरा हाथ और मुंह चले तब तक कुछ नहीं हो, आवाज आपकी तरफ से नहीं। अब ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ के लिए हमें आवश्यकता का आंकलन करना पड़ेगा कि शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है। एसएमसी के कार्यों में विद्यालय विकास योजना आपने याद है क्या, धारा 5 में विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया था, उसके अंदर उसका एक काम ये था कि कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, अतिरिक्त शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है, वो काम करेगा ना विकास योजना में। तो देखो यहाँ पे वही बात है कि एक विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा, आवश्यकता का आंकलन। और ये जो आवश्यकता का आंकलन है इसका आधार क्या होगा, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं। मान लो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न पूछे तो वो अंदर जाके पूछेगा आपसे कि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत संख्या ज्ञात करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता के आंकलन का आधार क्या होगा। राजस्थान आरटीई नियमावली के तहत नंबर 1 पिछले सत्र में नामांकित छात्रों की संख्या, नंबर 2 पिछले सत्र में उपस्थित छात्रों की संख्या, नंबर 3 पिछले सत्र में योगात्मक मूल्यांकन में उपस्थित छात्रों की संख्या। गुड, ये तो प्रश्न आया हुआ इसलिए पता है आपको। तो पिछले सत्र में इसका आकलन किया जाएगा, पिछले सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण की नहीं है, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित बालकों की संख्या के आधार पर कर लिया। इतना करने के बाद में अब ये एक तो आधार रहेगा, अब यहां इस आधार पर एक रीति रहेगी जिसके आधार पर हमें स्वीकृत संख्या बनानी है। तो वो रीति क्या है, क्रम से हम पढ़ते हैं। बना लिया सभी ने? सबसे पहला काम किसका होगा, प्रधानाध्यापक और एसएमसी का, उन्हीं का होगा। तो सबसे पहले इनका आकलन करेगी प्रधानाध्यापक के द्वारा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी वो किसकी परामर्श पे होगी, एसएमसी की परामर्श पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और प्रधानाध्यापक द्वारा तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसको वो भेजेगा ब्लॉक बीईओ, बार बार पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, बीईओ को।
बहुत बार आ गया आपका, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ को ये भेजेगा। और कब तक भेजेगा? 10 अप्रैल तक। कर दिया काम पहला। बीईओ तक ये रिपोर्ट चली गई, बीईओ के पास उस ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों की रिपोर्ट आ जाएगी। आ गई? तो बीईओ उन सभी विद्यालयों की रिपोर्ट को मिलाकर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाएगा। तो बीईओ का काम क्या होगा? बीईओ द्वारा ब्लॉक की समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ब्लॉक की समेकित रिपोर्ट। और ये ब्लॉक की समेकित रिपोर्ट जो है वो किसको भेजेगा? डीईओ एलिमेंट्री, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रारंभिक एलिमेंट्री को भेजेगा। और ये कब तक भेजेगा? 10 मई तक। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, ये वाली, ये ब्लॉक वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक में शिक्षकों का रीअरेंजमेंट किया जा सकता है, एक ब्लॉक में शिक्षकों को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। पुनः व्यवस्थित, देखिए किसी एक ब्लॉक के अंदर किसी एक स्कूल में शिक्षक ज्यादा है, दूसरे में कम है, तो उनको रीअरेंज करने के लिए कौन सी रिपोर्ट काम आएगी? बीईओ द्वारा की गई समेकित रिपोर्ट। यही तो आएगी ना। इसमें सभी विद्यालय जितने भी ब्लॉक हैं उनकी मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई तो पता चल जाएगा कौन से में ज्यादा है और कौन से में कम है। और ये रिपोर्ट डीईओ को कब तक देगा? 10 मई तक। ओके। अब बारी किसकी? डीईओ की। लिख लिया? इतना बना लो, 7 का 7 कर लिया करो, क्षमताएं विकसित हो जानी चाहिए इतनी आप में। तो इसको तो लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो समझ रहे हो ना। ऐसे ये ऐसे आपका पूरा एक पेज में आना चाहिए, ध्यान रखना, बिखर जाएगा नहीं तो मामला। चलिए, बीओ ने जो रिपोर्ट दी है वो डीईओ उस सभी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करेगा और डीईओ अपनी तरफ से एक पूरे जिले की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। करेगा ना? डीईओ द्वारा समेकित रिपोर्ट। अब ये सभी ब्लॉक की रिपोर्ट्स को मिलाकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो जिला स्तर की एक समेकित रिपोर्ट होगी। और डीईओ अपनी इस रिपोर्ट को किसको प्रस्तुत करेगा? किसको करेगा? निदेशक, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर। और ये कब तक करेगा? 20 मई तक। इसके पास 10 ही दिन का समय है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है डीईओ ने जो बनाई है, ये सभी ब्लॉक की मिलके बनेगी ना, पूरे जिले की एक बनेगी। तो इस ब्लॉक के इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण कर सकते हैं? दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण। तो ये पावर्स इनके पास है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में इस रिपोर्ट के आधार पर स्थानांतरण करने की। आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफर में काम आएगी आपके आगे। ओके। इसके बाद निदेशक महोदय के पास रिपोर्ट पहुंच गई और निदेशक महोदय जो है वो पूरे राज्य की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेंगे, राज्य की समेकित रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ ये दो काम करेंगे फिर। एक तो इस रिपोर्ट के आधार पर ये उचित कार्रवाई करेंगे, यदि कहीं जरूरत है इधर से उधर करने की तो इनको करना ही होगा। किसी एक जिले में बहुत कम संख्या में शिक्षक है, दूसरे में ज्यादा है, ये उचित कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी? निदेशक के द्वारा। और एक इनके द्वारा ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करके 15 जून तक राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और राज्य सरकार वहां से भी अपने हिसाब से इसके अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है। तो निदेशक महोदय द्वारा समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी सभी जिलों की, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसी रिपोर्ट को राज्य सरकार को एक प्रति भेजेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से उस पर, राज्य सरकार का मतलब शिक्षा विभाग आ गया यहाँ पे। देखिए, दो चीजें होती है, आपको बता देता हूं मैं। एक होता है
निदेशालय एक होता है सचिवालय, एक नीति निर्माण का कार्य करता है, दूसरा उन नीतियों को क्रियान्वयन का कार्य करता है। निदेशालय स्तर जितना भी है, निदेशालय से नीचे जितने भी हम सारे एग्जीक्यूटिव क्रियान्वयन के अंदर ही हम काम आते हैं। सचिवालय में शिक्षा विभाग और उससे संबंधित सचिव आते हैं जो इसके संबंध में पॉलिसी का निर्माण करते हैं। तो राज्य स्तर का मतलब उस शिक्षा विभाग, उस सचिवालय स्तर तक ये इसकी रिपोर्ट जाएगी। वहां का जो शिक्षा सचिव वगैरह है उन तक ये रिपोर्ट जाएगी। शिक्षा मंत्री अपने हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। मंत्री, शिक्षा मंत्री उसका सर्वोच्च होता है। निदेशालय में हमारे निदेशक महोदय सर्वोच्च है। ओके, ठीक है। अब यदि इसमें किसी भी कोई भी राज्य सरकार या उसका स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए कोई काम करना जरूरी था, कोई कार्रवाई करनी जरूरी थी और उसने ऐसी कार्रवाई नहीं की, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंतिम पॉइंट लिख लो, पॉइंट संख्या 3। यदि राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति धारा 25(2) के उपबंधों का अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए जरूरी है कि 25(2) को भी बनाए रखें। किसी का भी ऐसी जगह पर डिप्लॉयमेंट हमें नहीं करना है जिससे हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़े, है ना? याद आ रही है 25(2)? उसका यदि उल्लंघन यहां पे किया जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आपका हो गया नियम संख्या 21। चलिए, भाग कौन सा था ये? 6। किसके संदर्भ में था? शिक्षक के संदर्भ में। अब कौन सा आता है? भाग 7। देखो भाग 7। भाग 7, भाग 7 में लिखो क्या है। वहां पे क्या था? भाग 5। वही तो यहाँ भाग 7 है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन दोनों चीज थी ना। तो प्रारंभिक पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना लिखो। पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। इसमें 2 ही नियम है। नियम संख्या वहां भी 2 ही थे। कौन कौन सी धाराएं थी? धारा 29 और धारा 30। धारा 29 के तहत हमने क्या निर्धारित किया था? शैक्षणिक प्राधिकारी किया था ना। राज्य केंद्र सरकार के लिए कौन था? NCERT। तो यहां राज्य सरकार द्वारा भी शैक्षणिक प्राधिकारी होगा। तो लिखो नियम कौन सा हुआ ये? 22। नाम क्या हो जाएगा? शैक्षणिक प्राधिकारी।
नीचे लिखो, इसमें वही चीज है जो वहां थी। धारा 29 के प्रयोजन के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी RSCERT कोष्टक में पुराना नाम लिखो। पुराना नाम है SIERT। होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है इसका। ये जो RSCERT होगा, इसके द्वारा क्या तैयार किया जाएगा? पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया। तो पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय जो वहां के जो नियम हैं 29(2) के, उनको तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। उनको ध्यान रखने के साथ साथ यहां पे 3 बातें बताई गई है। सबसे पहली बात कि पाठ्य पुस्तक सुसंगत, रिलेवेंट तथा आयु अनुरूप, सुसंगत तथा आयु अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण सामग्री तैयार करेगी। शिक्षण सामग्री की जब भी बात आती है, कौन आता है हमारे? RSCERT। यही था ना, इस्माइल पढ़ते हो वहां पे भी शिक्षण सामग्री कौन तैयार करता है? RSCERT। कक्षा प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री के निर्माण में जो भूमिका रहती है वो RSCERT की रहती है। पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि सुसंगत तथा आयु अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण सामग्री तैयार की जाए। पहला पॉइंट। दूसरा इसका काम है सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण डिजाइन करना। इन सर्विस ट्रेनिंग जो होती है वो डिजाइन करती है। और अंतिम इसका काम है इसके संदर्भ में CCE के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। CCE के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। ऐसे हमारे शिक्षक नहीं समझ पाएंगे कि CCE को कैसे लागू किया जाए। उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने का कार्य करती है RSCERT। दूसरा काम आ गया, लिख लिया सभी ने? पाठ्यक्रम निर्माण के समय इतना ही ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम सुसंगत हो और आयु अनुरूप हो, रिलेवेंट हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो पाठ्यपुस्तक रिलेवेंट हो, और जैसी बच्चे की उम्र है उसके अनुरूप हो। बहुत ज्यादा टफ, उससे ज्यादा उम्र के हिसाब से पाठ्यपुस्तक नहीं हो। इन सर्विस सेवाकालीन प्रशिक्षण को डिजाइन करता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के डिजाइन का काम यहाँ नहीं दे रखा। किसका दे रखा? केवल सेवाकालीन, इन सर्विस। और तीसरा काम क्या है? CCE के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करता है। जैसे SIQE के जो सिद्धांत वगैरह जारी करता है मार्गदर्शक, वो यही करता है। SIQE के तहत तो है, CCE हमारे यहाँ। ठीक है, अंतिम चीज लिखो, इसकी तीसरा पॉइंट है होलिस्टिक। हिंदी में लिख लो आप, होलिस्टिक, आवाज नहीं, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। होलिस्टिक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट की प्रक्रिया का निर्धारण।
की प्रक्रिया का निर्धारण करना भी RSCERT का काम है। संपूर्ण विद्यालय क्वालिटी का आकलन, ये नाम इंग्लिश में भी आ सकता है सीधा, आपको यही याद रखना है। एक पूरे स्कूल के अंदर गुणवत्ता कैसी है उसका असेसमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाई जाती है, उसे बोला जाता है होलिस्टिक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। इसका निर्धारण, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? RSCERT। तो देखो ध्यान दो, 22 के तहत हमने एक शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था रखी जिसका नाम रखा था RSCERT। RSCERT को काम वो दिया गया जो 29/2 में वहां पे दिया गया था कि हमारे यहाँ पे पाठ्यचर्या के कुछ सिद्धांत, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम उस अनुरूप विकसित हो तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया वैसी विकसित हो। वहां हमने H में पढ़ा था एक CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी होनी चाहिए, पढ़ा था। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक आप डेवलप करेंगे वो होनी चाहिए सुसंगत तथा आयु अनुरूप। ये शब्द ऐसे कैसे आते हैं? कौन से शब्दों का उपयोग किया है इसने? 2 शब्द है, कौन कौन से? सुसंगत और आयु अनुरूप, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सेवाकालीन प्रशिक्षण डिजाइन करना, ये इसका काम रहेगा। और इनका एक काम इन्होंने क्या रखा था लास्ट का? CCE के मार्गदर्शक सिद्धांत लागू करेगा, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा, उनके आधार पर विद्यालय में CCE कार्यक्रम लाए। तो 3 काम तो ये हो गए। और चौथा काम था होलिस्टिक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, इसकी प्रक्रिया का निर्धारण RSCERT द्वारा किया जाएगा। इतना करने के बाद में जैसे वहां पर 29 से हम 30 पे पहुंचे थे, तो यहां लिखो नियम संख्या 23। अब यहां क्या प्राप्त करेंगे हम? प्रमाण पत्र। वहां भी तो किया था ना, लिखो प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना। अब देखो पहली चीज इसमें ध्यान ये रखनी है कि जैसे ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर, पूरी होने के 1 माह के भीतर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानाध्यापक द्वारा। लिख लो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अच्छा, इस प्रमाण पत्र में 2 चीजें लिखी जाएगी। एक तो इसमें यह लिखा जाता है प्रमाण पत्र इसी चीज का जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र में क्या होगा? ये जो प्रमाण पत्र होगा इसमें एक बात होगी, ऐसे लिख लो, प्रमाण पत्र में धारा 29 में विहित पाठ्यक्रम को पूरा करना। पहली चीज लिखी होगी कि बच्चे ने धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, करना के बजाय कर लिया है। प्रमाण पत्र किसका दे रहे हैं हम? प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का। तो 29 में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विहित किया गया उसको इस बच्चे ने पूरा कर लिया है, ये लाइन उस प्रमाण पत्र में लिखी होगी। सेकंड लिखो, अच्छा प्रमाण पत्र में क्या सम्मिलित किया जाएगा? क्या सम्मिलित किया जाएगा? छात्र संचित अभिलेख, यही तो है ना। अब देखो इसमें बालक का छात्र संचयी अभिलेख शामिल होगा। बालक का छात्र संचयी अभिलेख शामिल होगा।
तथा तथा पाठ्यक्रम के बाहर के क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम के बाहर के क्रियाकलाप जैसे जैसे संगीत, नृत्य आदि भी सम्मिलित होंगे। संगीत, नृत्य आदि भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो यहां पे दो नियम थे हमारे पास, नियम संख्या 22 और नियम संख्या 23। वहां पे दो धाराएं थी, धारा 29 और धारा 30। वहां पे धारा 29 में एनसीईआरटी हमने केंद्र सरकार का बनाया था, यहाँ राज्य सरकार का आरएससीईआरटी बनाया। वहां उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत दिए, तो यहाँ हमने भी 3-4 सिद्धांत दिए, जिसमें हमने कहा कि आयु अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए और सुसंगत पाठ्यक्रम होना चाहिए। सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल की बात की और सीसी के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की बात की। एक होलिस्टिक स्कूल असेसमेंट का जो प्रारूप है वो भी आरएससीईआरटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में हम वहाँ पे 30 में जो प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है, उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा पूरी होने के कितने माह में, 1 माह में जारी किया जाएगा। और इसके अंदर जो चीजें सम्मिलित होगी, एक लाइन लिखी हुई होगी कि बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा 29 के तहत लिखे हुए पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी कर ली है। और नीचे फिर उसमें सम्मिलित चीजें होगी, जिसमें पहली क्या होगी, छात्र संचित अभिलेख, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि वो सारी की सारी चीजें छात्र संचित अभिलेख में सम्मिलित होती है। क्लियर? तो ये अब तक भाग कितने हो गए हमारे? 7। अब कहां पहुंचते हैं? भाग 8। आ जाओ। भाग 8 बात करता है शिकायत निवारण। शिकायत देखो, दो लोगों की शिकायत हो सकती है। वहां पे हमने धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य के साथ साथ शिक्षकों की शिकायत निवारण के बारे में भी चर्चा की थी ना। और उसमें लिखा था कि राज्य सरकार शिक्षकों के शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगा। और अब शिकायत बच्चों के माता पिता को भी हो सकती है और बच्चों को भी हो सकती है। तो इन दोनों को एक जगह करने के लिए इन्होंने भाग कौन सा, ये 8, इसमें 2 नियम लेके आ गए, नियम 24 और नियम 25। नियम 24 करता है शिक्षकों की शिकायत निवारण और नियम 25 किसकी करता है? अभिभावकों की शिकायत निवारण। चौबीस में शिक्षकों की और 25 में अभिभावकों की, माता पिता की, बालकों की। चलिए, सबसे पहला लिखो नियम 24। नियम 24 लिखो, शिक्षकों का शिकायत निवारण तंत्र या अध्यापकों का शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र। अध्यापक को कोई ना कोई परेशानी हो सकती है पढ़ाने के दौरान, तो शिकायत कैसे होगी और उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी? सबसे पहले एक ब्लॉक स्तर की समिति होगी। क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, इतने तो आप हो समझदार। लिखो, अध्यापकों का शिकायत निवारण तंत्र। इसके लिए अब मैं जैसे जैसे बनाऊं वैसे ही बनाना है। एक पूरा एक आपका फ्लो चार्ट बनेगा। ब्लॉक,
शिकायत निवारण समिति, इसका गठन किया जाएगा। और ये ब्लॉक शिकायत निवारण समिति है, इसमें कुल 3 सदस्य होंगे। एक इसका अध्यक्ष होगा, एक इसका सदस्य होगा और एक इसमें सदस्य सचिव होगा। इसका अध्यक्ष बनाया गया है ब्लॉक विकास अधिकारी को। बीडीओ, ब्लॉक विकास अधिकारी। इसका सदस्य कौन होगा? बीईओ। और इसका सदस्य सचिव जो होगा वो एडिशनल, देखो अपर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये बीईओ समझ रहे हो आप, प्रारंभिक नाम आ जाएगा। अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि एडिशनल बीईओ। ये समिति बना ली हमने। सबसे पहले 3 सदस्य की एक समिति होगी ब्लॉक स्तर पर। सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में होगा। सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सदस्य सचिव, क्योंकि जितने भी कार्य वगैरह करने होते हैं, जो एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है वो सदस्य सचिव के पक्ष में रहता है। जैसे एसएमसी में सदस्य सचिव कौन था? कौन था? प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। हाँ, सबसे पूरे काम वही करता है। जिम्मेदारी जिसके कंधों पर रहती है उसको सदस्य सचिव बनाया जाता है। अब देखो, अध्यापक अपनी शिकायत करेगा। अब यहां से तंत्र समझना आप क्या होगा। आपकी कॉपी में जगह होनी चाहिए नीचे, है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले पेज पे ले जाना, और कोई इलाज नहीं है। एक साथ होता है तो वो थोड़ा सा पढ़ते समय आसानी से समझ आता है। मैं भी तो ले जाऊंगा अगले पेज पे। अब अध्यापक द्वारा शिकायत की जाएगी, समझना इसको। अध्यापक शिकायत करता है और ये जो शिकायत अध्यापक की होगी, लिखित शिकायत होगी। लिखित रूप से अपनी शिकायत वो करेगा किसको? किसको करेगा? सदस्य सचिव को करेगा। अध्यापक द्वारा लिखित रूप से शिकायत की जाएगी किसको? सदस्य सचिव को। सदस्य सचिव समिति के सामने ये शिकायत रखेगा। समिति उस शिकायत के ऊपर कार्य करेगी और उसके बाद में अपना निर्णय देगी। पूरी समिति के द्वारा निर्णय देने के बाद में जो निर्णय है वो भी ये सदस्य सचिव दिए जाने वाले निर्णय की सूचना किसको देगा? उस अध्यापक को। तो इस अध्यापक का कोऑर्डिनेशन किसके साथ रहेगा? सदस्य सचिव के साथ। उसी के साथ ये बातचीत कर सकता है। उसके सामने अपनी शिकायत दी, फिर शिकायत को रखा गया, समिति ने अपना निर्णय दिया, उस निर्णय को सदस्य सचिव किसको वापस बता देगा? अध्यापक को बता दिया। अच्छा, ये निर्णय बताने के बाद में मान लो कि वो खुश नहीं है अपने उस निर्णय से, तो जब वो संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? अब जिला स्तर पर। आगे ऐसे ऐसे क्रम में यूं ही लिखना, संतुष्ट नहीं होने पर, संतुष्ट नहीं होने पर। अब इसके नीचे यूं फिर एक और तीर लगाना, क्योंकि अब आएगा दूसरे वाला, वहां तक जाएगा वो तीर। संतुष्ट नहीं होने पर अब एक समिति बनेगी जिला स्तरीय। अध्यापक कहां जाएगा? जिला स्तरीय समिति। देखो आप बातचीत नहीं है आपस में। पहले वाला बनाया नहीं क्या? बना लो बना लो, साथ का साथ बना लिया करो तो यार। ओके, बना लिया अब तो। ये संतुष्ट नहीं होगा तो जिला स्तरीय समिति पर जाएगा, और जिला स्तर की समिति में वही 3 चीजें होगी। एक अध्यक्ष होगा, बनाते रहो साथ साथ में, आवाज नहीं।
एक इसका सदस्य होगा और एक इसमें भी क्या होगा, सदस्य सचिव। इसमें भी वो शिकायत किसको देगा, सदस्य सचिव को, अपनी अपील करेगा, अपील करके यहां तक वो पहुंचेगा। अध्यक्ष जो है वो होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला परिषद, सीईओ जिला परिषद, एडीएम रैंक का अधिकारी होता है ये सामान्यतः। सदस्य कौन होगा बताओ देखें, डीईओ एलिमेंट्री, गुड। जिला स्तर की बात आता है तो सदस्य होगा डीईओ एलिमेंट्री। सदस्य सचिव कौन होगा, एडिशनल डीईओ एलिमेंट्री। अपर जिला शिक्षा अधिकारी। ये रैंक्स आपको मतलब एडिशनल जो होता है वो उससे जस्ट, जैसे एसपी है, अभी आपके यहाँ एसपी है ना, एसपी के जस्ट नीचे कौन होता है, एडिशनल एसपी। तो उसके जस्ट नीचे का अधिकारी है वो एडिशनल पद का होता है, अपर बोलते हैं उसको। जैसे सीएस चीफ सेक्रेटरी है, उसके जस्ट नीचे एसईएस होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। कर दिया, बस ये लास्ट है। यहां पे इसकी शिकायत का जो कुछ होना है वो हो जाएगा। इसके आगे कोई किसी प्रकार, अध्यापक के लिए इतना ही बना रखा है, इसके ऊपर राज्य स्तर की कोई अपील की समिति यहां पे नहीं है। ओके, अब ये जो ब्लॉक और जिला स्तर की समितियां हैं इनकी भी बैठकें होगी। एक पॉइंट लिखो आगे, नेक्स्ट एक नीचे पॉइंट लिखो, 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी जरूरी है इनकी। ब्लॉक तथा जिला स्तरीय समितियां 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगी। 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगी। ठीक है, अब ये तो बात है सरकारी की। यदि निजी विद्यालय का शिक्षक है, उसको कोई शिकायत है तो वो क्या करेगा, हा? कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, आरटी के तहत उसकी शिकायत के निवारण के लिए वो संबंधित विद्यालय का अपना एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना होगा। लिखो, निजी विद्यालय को, निजी विद्यालय को स्वयं अपना शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना होगा। ओके, नियम संख्या 25, बालकों या माता पिता या अभिभावक के लिए शिकायत निवारण तंत्र, के लिए शिकायत निवारण तंत्र। निर्णय के संबंध में हालांकि कुछ दिया हुआ नहीं है नियमावली में, तो बाकी देख लेंगे, पता कर लेंगे और कहीं होगा तो। अध्यापकों के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं है, आप ये मत सोचना कि हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, एक एक तंत्र बना दिया, जिला स्तर तक का आपकी कार्रवाई हो जाएगी, डीईओ ही तो करेगा आखिरकार, आप ही का अधिकारी। अब माता पिता के लिए देखो क्या है, माता पिता को यदि कोई शिकायत है तो शिकायत सबसे पहले, यहां से ध्यान रखना, यहां से ये 3-4 प्रश्न बनते हैं इस जगह से, ये महत्वपूर्ण भी है। शिकायत इन्हीं को होती है सबसे ज्यादा, अध्यापक को कोई शिकायत नहीं होती है, वो करता भी नहीं है। उसको पता है शिकायत होगी कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट के अंदर, मुझे उठा के इधर उधर कर देंगे, और करनी भी नहीं चाहिए। यहां देखो,
अभिभावक या बालक या माता पिता, कोई भी आ सकता है। इसका मतलब यहां हम बार बार एक ही शब्द काम में लेंगे। इसका मतलब कोई बालक भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, उसके संरक्षक यदि माता पिता नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। अभिभावक द्वारा अपनी जो शिकायत है वो किसको की जाएगी? एसएमसी के सदस्य सचिव को की जाएगी या अध्यक्ष को की जाएगी? अध्यक्ष को, क्योंकि एसएमसी का सदस्य सचिव जो है वो तो प्रधानाध्यापक है और शिकायत उसके खिलाफ ही करनी है। इसलिए माता पिता में से अध्यक्ष कहां से चुना जाता है? माता पिता में से। तो सुनेगा तो माता पिता वाला माता पिता ही। तो इसलिए इसकी शिकायत का अधिकार किसको दिया गया? सबसे पहले किसको करेंगे? अध्यक्ष को। क्लियर? अब ये इसकी कोई भी शिकायत यदि आती है, किसी भी अभिभावक द्वारा शिकायत आती है, तो शिकायत को दर्ज किया जाता है और शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है एसएमसी का। उस शिकायत रजिस्टर में उस शिकायत को दर्ज किया जाएगा। कर लिया? लिख लिया? अब देखिए, एसएमसी की बैठक होती है। एसएमसी की बैठक के अंदर, आगे चलूं? ओके। एसएमसी की बैठक में ये जो शिकायत है, इस शिकायत के मुद्दे को रखा जाता है अध्यक्ष के द्वारा। मुद्दे को रखा जाता है। ठीक, इन्होंने बैठक में अपना मुद्दा रखा। यदि शिकायत गंभीर है, मामला गंभीर है, तो शिकायत गंभीर होने की स्थिति में वो बैठक का इंतजार नहीं करेगा। वो क्या बुला सकता है? आपातकालीन बैठक। बैठक तो निश्चित समय अंतराल में होती है, लेकिन गंभीर कंडीशन में ये आपातकालीन बैठक बुला सकता है। ओके, वहां पे इस मुद्दे को रखेगा। इस मुद्दे को रखने के बाद में इसमें क्या होगा? जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस व्यक्ति को इस बैठक में बुलाया जाएगा। तो शिकायतकर्ता, इसके साथ दो काम होगा। शिकायतकर्ता को बैठक में बुलाया जाएगा और यदि वो सामूहिक रूप से बात करने के बजाय वो कह रहा है मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से उसकी सुनवाई करेगा अध्यक्ष। ओके, दो चीजें। बैठक में बैठ के भी वो अपनी बात बता सकता है सबके सामने, या फिर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात बता सकता है, सुनवाई करेगा। अब जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको भी तो मौका देना चाहिए ना। एक तरफा काम हो सकता है कि उसने किसी बेर में किसी ऐसी बाहर की कोई एक ऐसी है, उस वजह से इसके माध्यम से कोई निकालना चाहता है। तो अगला स्टेप होगा, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देंगे। ठीक है, इतना कर लिया? इतना करने के बाद में अब पाला पूरा का पूरा एसएमसी के पास है। बढ़े आगे, बढ़े। मेरी अपेक्षाएं बहुत है आप लोगों से। इतने धीमे कैसे हो सकते हो आप? चलो,
अब एसएमसी ने सब कुछ कर लिया, अब एसएमसी को कार्रवाई करनी है। नेक्स्ट है पॉइंट, आप ऐसे ही उसी का अगला पॉइंट है। एसएमसी के पास दो विकल्प रहेंगे, यहां पे एसएमसी के पास दो विकल्प रहेंगे। उसने सबको सुन लिया, उसने शिकायत जिसने की उसको भी सुना है, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको भी सुना है। अब उसको जैसा लगेगा वैसी वो उचित कार्रवाई करेगा। पहला काम क्या है? उचित कार्रवाई करेगा। शिकायत को ड्रॉप भी कर सकता है और उसके संदर्भ में चाहे तो उचित कार्रवाई कर सकता है। और उसको लगा कि मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं इस प्रकार की कार्रवाई करूं या मैं संतुष्ट करवाने में समर्थ नहीं हूं, तो संबंधित शैक्षणिक प्राधिकारी को ये जो शिकायत है वो प्रेषित कर देगा, संबंधित प्राधिकारी को भेज देगा। या तो शिकायत पे क्या करेगा? उचित कार्रवाई, या जो संबंधित शैक्षणिक प्राधिकारी है उसको ये शिकायत भेज देगा, ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ऊपर का जो भी स्थानीय प्राधिकारी है उसको। ठीक है। अब ये जो संबंधित शैक्षणिक प्राधिकारी है इसको 3 माह के भीतर कितने में? यहां पे समय फिक्स है, 3 माह के भीतर निर्णय देना होगा। ओके, 3 माह में निर्णय आ गया। निर्णय की सूचना ये जो संबंधित प्राधिकारी है ये शिकायतकर्ता को देगा, शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। और शिकायतकर्ता जो है, अब मान लो इससे संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट नहीं होने पर वो क्या करेगा? अपील करेगा। और इसके द्वारा ये अपील कहां पे की जाएगी? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का कार्य है ना परिवादों की जांच करना, याद आ रहा है क्या? इन्हीं परिवादों की वो जांच करता है, जो नीचे से या तो सीधी भी कर सकता है, और वहां पे हमने देखा था ना कि वो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को अपनी शिकायत कर सकता है, या सीधा राज्य को भी कर सकता है, या राष्ट्रीय को भी कर सकता है। ये नहीं, मुझे राज्य से नहीं, मुझे सीधी राष्ट्रीय से ही बात करनी है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। अब प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान नियमावली के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट नहीं होने पर अभिभावक के द्वारा जो अपील की जाती है वो कहाँ की जा सकती है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो ध्यान रखना, ए व बी दोनों होंगे। अब यहां पे यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। क्लियर? शिकायत निवारण तंत्र अभिभावकों वाला क्लियर हो गया। इसमें कुछ अभिभावकों को कुछ पावर्स मिली हुई है। अब देखिए वापस देखते हैं इसको, दोनों शिकायत निवारण तंत्र देखते हैं। बना तो लिया था ना? चलो एक बार और रख देता हूँ, भरोसा नहीं है मुझे अब। शिकायत का निवारण करना हमें एक तो अध्यापक का और एक अभिभावकों का। अध्यापकों को यदि कोई शिकायत होगी तो वो पहले अपनी शिकायत किसको करेगा? ब्लॉक स्तरीय समिति। ब्लॉक स्तरीय समिति कितने सदस्य की होगी? अध्यक्ष कौन होगा? ब्लॉक विकास अधिकारी। सदस्य कौन होगा? बीईओ एलिमेंट्री। और उसका सदस्य सचिव एडिशनल बीईओ। अब वो जो शिकायत करेगा वो करेगा किसको? सदस्य सचिव को। सदस्य सचिव सामने रखेगा, वहां से जो निर्णय आएगा वो सदस्य सचिव निर्णय किसको बताएगा? अध्यापक। यदि वो खुश नहीं हुआ तो अपील कहां करेगा? जिला स्तर पर। कितने सदस्य? 3। अध्यक्ष कौन? सीईओ। सीईओ जिला परिषद। सदस्य कौन? डीईओ। और सदस्य सचिव एडिशनल डीईओ।
यहाँ पे काम उसका हो गया पूरा। फिर बात करते हैं हम अभिभावकों की। अभिभावकों का नियम 25 के तहत शिकायत सबसे पहले करेगा कहाँ? एसएमसी के अध्यक्ष को। एसएमसी का अध्यक्ष, एसएमसी में एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में शिकायत को दर्ज किया जाएगा। उसके बाद में जब बैठक होगी, उस बैठक में एसएमसी का अध्यक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। यदि शिकायत गंभीर है तो आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद में वहां पे उस जो शिकायत करता है उसको बैठक में बुलाया जाएगा, वहां उसको सुना जाएगा, और यदि वो कहे कि व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा बात करूं, तो उसकी व्यक्तिगत सुनवाई होगी। लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम शिकायत जिसके खिलाफ हुई है उसकी भी व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। फिर एसएमसी दो काम करती है, या तो वो अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करती है, या उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को शिकायत भेज देती है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा 3 माह के अंदर अंदर निर्णय देते हुए उसका सूचना किसको देनी होगी? शिकायतकर्ता को। यदि ये संतुष्ट नहीं है तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अपनी अपील कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, भाग कितना हो गया अब? चौबीस 25 तक आ गए ना? भाग 9। अच्छा, भाग 9 वहां जाओ वापिस। भाग 6 में, अध्याय 6 था ना वहां पे, किसका था? बाल अधिकारों का संरक्षण। लिखो भाग 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम संख्या सबसे पहले लिखो 26। छब्बीस में लिखो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन। कर्तव्यों के बारे में हमने जिक्र वहां किया था पहले, कौन सी धारा में किया था? धारा 31। ठीक है। यदि वहां पे 31(3) में हमने पढ़ा था, यदि किसी राज्य में राज्य बाल संरक्षण आयोग नहीं है तो वहां का समुचित सरकार ऐसा एक प्राधिकरण गठित कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्य बाल संरक्षण आयोग गठित है, 2010 से भी गठित था, ये पहले से ही था, तो अलग से आयोग गठित करने की जरूरत तो पड़ी नहीं। अब ये जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है, ये आरटीई से संबंधित अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करे, उसके लिए इसके द्वारा एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसके अंदर किसके गठन की बात की गई है? एक प्रकोष्ठ। लिखो आयोग द्वारा कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखो नियम, बस इसमें इतना ही है। कर्तव्य वही है जो वहां लिखे हुए थे, वो सारे कर्तव्य वो पूरे करेगा, परिवाद की जांच करना वगैरह। अगला लिखो नियम 27।
परिवाद दर्ज आयोग के समक्ष, आयोग का मतलब ऊपर वाला समझ रहे हो ना आप, मैं बार बार लंबा लंबा आयोग नहीं लिखूंगा। आयोग का मतलब है बाल संरक्षण आयोग। लिखो, आयोग के समक्ष, आयोग के समक्ष परिवाद दर्ज करने की रीति, परिवाद दर्ज करने की रीति। कैसे परिवाद कोई दर्ज करेगा? तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, एक चाइल्ड हेल्पलाइन, मैंने आज ही इसको खोला था लेकिन उसमें यही लिखा आता है डेमो, खुलता ही नहीं है वो। राज्य इसकी चाइल्ड हेल्पलाइन को खोलने का प्रयास किया लेकिन ओपन नहीं हो पाया, पिछली बार भी किया था, ओपन नहीं हो पाया था। चाइल्ड हेल्पलाइन दी होती है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन पर ऑनलाइन वो अपना परिवाद दर्ज कर सकता है और इसके बाद में इसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी, मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। तो लिखो, एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है इस आयोग के द्वारा, क्या है वो, 1098। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन के ऊपर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है कोई। लिखो, आयोग में परिवादों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी, कर दी गई है वो। एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। आयोग में परिवाद के रजिस्ट्रेशन के लिए, परिवाद का मतलब है शिकायत, कंप्लेंट, परिवाद या शिकायत के रजिस्ट्रेशन के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी जिसके द्वारा ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी, ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक, अब ये तो बाल संरक्षण आयोग यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही है कि चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करना है, किसके लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए, और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ का गठन करना है। नियम संख्या 26 में प्रकोष्ठ गठन की बात कर रहा है, नियम 27 में चाइल्ड हेल्पलाइन की बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस नियमावली का, वो है नियम संख्या 28, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट लगा लो, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा कौन सी थी, धारा 33। 33 में किसका था, राज्य सलाहकार। 34 में क्या थी, राष्ट्रीय सलाहकार। और इनका काम क्या है, सलाह देना, केवल सलाह देना। परिवादों की जांच करना काम किसका है, बाल संरक्षण आयोग का, और सलाह देने का काम किसका है, सलाहकार परिषद का। ठीक, अब ये जो राज्य सलाहकार परिषद है, इसकी संरचना से आपका पक्का संभावना है कि नियमावली से एक प्रश्न पूछे तो यहां से वो पूछेगा। अच्छा प्रश्न यहां से, या तो यहां से बनता है या फिर वो एसएमसी, एसएमसी आपके सिलेबस में अलग से है इसलिए वो वहां से अलग प्रश्न पूछेगा। तो सबसे प्रबल संभावना है यहां से प्रश्न पूछे संरचना में से। संरचना में क्या होगा, इसमें एक अध्यक्ष, ऐसे ही बनाते रहेंगे हम, अब साथ साथ चलते रहना, अलग से नहीं लिखाऊंगा। एक अध्यक्ष, अध्यक्षा भी हो सकती है हालांकि, अध्यक्ष तथा 14 सदस्य, कुल मिलाकर कितने हो गए, 15। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा गया था ना, गलती हो जाती है फिर, अध्यक्ष सहित कितने हो गए, 15 हो गए, ये ध्यान रखना। पहली चीज, गठन के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे, अध्यक्ष सहित कुल हो गए 15। अध्यक्ष कौन होगा,
अध्यक्ष निर्वाचित होगा, बताओ देखें, निर्वाचित होगा। शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा? शिक्षा मंत्री। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होगा ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी मनोनीत, ऑप्शन सी पदेन, ऑप्शन क्या होगा? पदेन। शिक्षा मंत्री के पद पर रहने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो हमेशा इसका अध्यक्ष होगा, पदेन होता है ये। ओके, जब तक वो है तब तक रहेगा, हटते ही वो दूसरा आएगा, दूसरा बनेगा। ठीक है, अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। इसके बाद में हम लिखते हैं सदस्य सचिव, सॉरी पदेन सदस्य। 4 पदेन सदस्य इसके अंदर बोले गए हैं। लिखो, निदेशक RSCERT, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक RSCERT, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। तीसरा होता है अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग। तीन तो ये हो गए, RSCERT का निदेशक और एक आपका प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक, एक अध्यक्ष हो गया बाल संरक्षण आयोग का। अब एक सचिवालय स्तर का आदमी आता है यहाँ पे, तो कौन आएगा? सचिव आएगा। संबंधित जो प्रभारी शिक्षा मंत्री है उनका सचिव भी तो साथ होना चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा। तो लिखो, प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, प्रारंभिक शिक्षा के, अब ये स्कूल शिक्षा कर दिया गया सभी को, इसको प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव। ये 2011 की बात है। पहले प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग सचिव हुआ करते थे, अब मेरे हिसाब से स्कूल शिक्षा एक ही हो गई, क्योंकि पहले प्रारंभिक शिक्षा परिषद भी होती थी और माध्यमिक शिक्षा परिषद होती थी। अब आपके केवल एक ही स्कूल शिक्षा, इंटीग्रेटेड कर दिया सभी चीजों को। ओके, 4 तो ये होंगे इसके पदेन सदस्य। प्रश्न ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदेन सदस्य नहीं है, आपको दिया जाता है, फिर उसके अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑप्शन में एक दे देंगे और ये 3 इनमें से दे देंगे। ये एक यहां से ये प्रश्न पूछे जाने की पक्का संभावना। अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। फिर पदेन सदस्य, 4 पदेन सदस्य हैं और एक पदेन सदस्य सचिव है। अब ये भी पदेन सदस्य ही है, शिक्षा मंत्री अध्यक्ष है लेकिन है तो पदेन सदस्य, तो संख्या इसकी 6 हो जाएगी पदेन की। पदेन 6 होंगे टोटल, अभी बताऊंगा कैसे होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। सदस्य में कौन होगा? निदेशक RSCERT, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग और प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव। ये 4 इसके सदस्य हो गए। अब एक इसका होगा सदस्य सचिव, सारा जिम्मेदारी सदस्य सचिव पे होती है, सदस्य सचिव। और सदस्य सचिव होगा परियोजना निदेशक। अब देखो, उस समय सर्व शिक्षा अभियान था, इसलिए इसका नाम था परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान। यदि आपके ऑप्शन में सर्व शिक्षा अभियान आए तो वो सही होगा। वर्तमान में सभी की जगह क्या कर दिया गया है? समग्र शिक्षा। वर्तमान नाम क्या हो जाएगा इसका? समग्र शिक्षा। परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा। ओके, अब जो अन्य सदस्य होंगे उनमें कौन कौन होंगे, यहां तक हो गया सभी का? लिख लिया? लिखो, 3 सदस्य ऐसे होंगे जो 3 ग्रुप से आएंगे, SC, ST और अल्पसंख्यक। कम से कम 3 सदस्य होंगे जो SC, ST तथा अल्पसंख्यक से होंगे।
कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जो CWSN की शिक्षा की जानकारी रखता है। CWSN का मतलब समझते हो? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो हिंदी में यदि लिखना चाहो, विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, शिक्षा की विशेषज्ञता किसी के पास है, एक आदमी ऐसा होगा कम से कम। 3 होंगे SC ST और अल्पसंख्यक के। एक होगा CWSN शिक्षा की विशेषज्ञता रखने वाला। एक होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषज्ञता रखने वाला। और एक आदमी होगा वो अध्यापक शिक्षा की विशेषज्ञता रखने वाला। एक सदस्य अध्यापक शिक्षा, जिसने टीचर्स को ट्रेंड किया है ट्रेनिंग स्कूल में, अध्यापक शिक्षा की विशेषज्ञता रखने वाला। इनकी संख्या होनी जरूरी है, फिर मिला के 14 हो जाएंगे। ये कम से कम एक है। जो भी शिक्षा मंत्री होगा, प्रभारी, यदि कैबिनेट प्रभारी है तो फिर कैबिनेट ही होगा। प्रभारी मंत्री जो, यदि सामान्यतः शिक्षा में इसी बार ऐसा हुआ है कि कैबिनेट भी रखा गया है और राज्य भी रखा गया है। बाकी जैसे पहले राज्य मंत्री थे, इससे पहले भी राज्य मंत्री थे, लगभग राज्य शिक्षा मंत्री होते हैं जितने भी होते हैं। इस बार दोनों कर दिया। प्रभारी मंत्री, इसका मतलब जिसके पास पूरा प्रभार है। ओके, कर लिया, लिख लिया सभी ने? ठीक। ये देखो संरचना हुई अपनी पूरी, एक बार फिर देखेंगे इसको। नीचे एक लाइन और लिख लो, कम से कम 1/3 सदस्य महिला होगी। कम से कम 1/3 सदस्य महिला होगी। 1/3 सदस्य महिला होगी। चलिए ध्यान दो सामने। अब ये हमारा राज्य सलाहकार परिषद है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा। सदस्यों के अंदर पदेन सदस्य निदेशक RSCRT, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव होंगे। पदेन सदस्य सचिव, ये भी पदेन होता है, जो इस पद पर रहेगा। पदेन सदस्य सचिव होगा वो परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा। पहले नाम क्या था इसका? सर्वे शिक्षा अभियान। इसके बाद में इसमें जो सदस्य होंगे उनमें 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कौन से ग्रुप से हो? SC ST अल्पसंख्यक। एक सदस्य को किसकी विशेषज्ञता हो? CWSN शिक्षा, एक को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और एक को अध्यापक शिक्षा। महिलाओं की संख्या कम से कम कितनी होगी? 1/3। ओके। अब ये जो बनाई गई है परिषद, इसका काम यही है कि हमें सलाह देना है। तो सलाह देने के लिए बहुत सी बैठकों का आयोजन इसका निरंतर होता रहना जरूरी है। तो लिखो, इसकी बैठक जो है वो 3 माह में कम से कम 1 बैठक होनी जरूरी है। लिखो, पॉइंट लिखो अगला। परिषद की 2 बैठकों के बीच में, परिषद की 2 बैठकों के बीच में, 2 बैठकों के बीच में अंतराल
3 माह से अधिक नहीं होगा। अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। बैठक करें? ठीक है, बैठक होगी तो इसका एक अध्यक्ष होगा। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? निश्चित रूप से किसके द्वारा की जाएगी? अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन अध्यक्ष बड़े बिजी आदमी है, मंत्री जी हैं, हर एक बैठक में नहीं आ पाते। यदि अध्यक्ष नहीं आ पाते हैं तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सदस्य सचिव, सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, कौन करेगा? ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके। अध्यक्ष महोदय अपनी तरफ से एक आदमी का नाम देके जाएंगे कि मेरी जगह पर ये करेगा, तो कौन करेगा? नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। लिखो, बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष हाजिर नहीं होता है तो वह किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर अध्यक्षता के लिए, तो वह अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट कर सकता है। नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ओके, ठीक। अब बैठक तब मानी जाएगी जब उसका, कोई भी बैठक हो, उसके लिए क्या पूरा होना चाहिए? कोरम। याद है, हर एक चीज एकदम सीक्वेंस से होनी चाहिए। कोरम पूरा होगा, गणपूर्ति पूरी होगी। इसका कोरम पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? लिख लो, कोरम की पूर्ति के लिए 50% सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब इनका कार्यकाल देखते हैं कितने वर्ष तक रहेगा। कार्यकाल कितने वर्ष का है? लिखो, 2 वर्ष। दो वर्ष और अधिकतम 2 अवधि तक। अधिकतम 2 अवधि का समझ रहे हैं अर्थ? ज्यादा से ज्यादा कुल मिलाकर कितना रह सकता है? 4 साल। अच्छा, फिर इसका क्या होगा? ये जो शिक्षा मंत्री 5 साल के लिए बने हुए हैं, उनका क्या होगा? फिर कार्यकाल कभी भी पदेन सदस्य का नहीं होता। वो जब तक पद पर रहता है तब तक, मान लो 1 साल के लिए तो 1 ही साल रहेगा पद पे, कोई दूसरा, वो पद का है, वो उस व्यक्ति का नहीं है। उसको हम निर्वाचित नहीं कर रहे हैं या मनोनीत नहीं कर रहे हैं इस पद के लिए, वो उस पद पर है, इसलिए इसका सदस्य है। इसलिए उसका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वो उस पद पर बना रहता है। 2 साल भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है। ओके, ठीक। अगला लिखो, पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना और हटाने का कारण होगा सिद्ध कदाचार। कोष्टक में लिख लो, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर।
आचार ठीक नहीं है, कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है, या वो खुद कार्य करने में असमर्थ है, इसके आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। अब उसके अलग अलग नीचे पॉइंट्स लिखें। पहला कारण, पद से हटाया जा सकता है साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर। पहला लिखो, यदि वह दिवालिया हो गया हो, न्याय निर्णीत दिवालिया, करते हैं ना, दिवालिया घोषित कर देते हैं, तो खुद दिवालिया हो गया वो, फिर क्या संभालेगा, क्या सलाह देगा वो, इसलिए उसको बाहर कर दो। न्याय निर्णीत दिवालिया, या मान लो दिमाग खिसक गया किसी का, मेंटल हो चुका है, वो सलाह ऐसी ऐसी देगा, ऐसा काम करो कि एक काम करो ये करो, तो वो फिर कैसी सलाह दे पाएगा। अगला लिखो, विकृत चित्त है, विकृत चित्त हो चुका है। विकृत चित्त यानी कि मेंटली एब्सेंट हो चुका है, चित्त विकृत हो गया जिसका, विकृत चित्त, या उसकी कंडीशंस ऐसी हो गई है कि वो कार्य कर ही नहीं पाता, कार्य करने में असमर्थ है, या तो असमर्थ है या कार्य करने से इनकार करता है। तीसरा पॉइंट लिखो, कार्य करने में असमर्थ या कार्य करने से इनकार करता है। अगला लिखो, न्यायालय द्वारा अपराध दोष सिद्ध, किसी अपराध में दोष सिद्ध हो गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, फिर वो उसको बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे। लास्ट में डिसीजन आता है, डिसीजन में यदि उसको बरी कर देते हैं तब नहीं करेंगे। जेल में बैठे रहते हैं, जेसी में बहुत से अभी, मतलब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स रहे हैं, जिनके खिलाफ 28 28 30 मुकदमे रहे हैं, और किसी एक मुकदमे में भी उनको सजा नहीं सुनाई गई है, 28 मुकदमों में बरी कर दिया है। 2-3 मुकदमे और चल रहे हैं, उनमें भी दोष सिद्ध नहीं है, वो तो चल रहे हैं अभी, न्याय अभी निर्णय दिया नहीं गया है। तो सामान्यतः दोष सिद्ध जो है वो यदि ठीक ठाक कंडीशन में है तो नहीं हो पाता है। या तो आप धमका के किसी के बयान को चेंज करवा सकते हो, या पैसे दे के कहीं ऊपर वैसे बयान चेंज, मतलब कोई ना कोई तरीका, हर एक तरीके से जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो दोष सिद्ध नहीं होता है। या तो राजनीतिक कारणों से हो सकता है कि किसी के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाए, बाकी बहुत मुश्किल होता है ये काम। अपराध दोष सिद्ध। अगला पॉइंट लिखो, 5वां, पद का दुरुपयोग करता है, सरकार को उल्टी सीधी सलाह दे रहा है अपना खुद का फायदा उठाने के लिए, पद का दुरुपयोग करता है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो, बिना इजाजत के, परिषद की बिना इजाजत के 2 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। 2 लगातार बैठक, लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। इसके आधार पर हम किसी को भी हटा सकते हैं। ठीक, अब जब इसके आधार पर हटाएंगे तो इसकी जगह दूसरे को लाना पड़ेगा ना। 120 दिन के भीतर भीतर दूसरे की नियुक्ति होगी। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिक्त स्थान पर
रिक्त स्थान पर 120 दिन के भीतर 120 दिन के भीतर नई नियुक्ति होगी। ये हो गया आपका राज्य सलाहकार परिषद। नियमावली आसान है ना, इतनी टफ थोड़ी है, या आपस में मिल रही है? एसएमसी के अंदर महिला सदस्य और इधर वाले महिला सदस्य मिल रहे हैं कि किसमें मिल रहे हैं क्या? चलिए अंतिम लिखो, अंतिम भाग 10 नियमावली का भाग 10। क्या है भाग 10? प्रकीर्ण, मिसलेनियस, विविध। भाग 10 लिखो विविध। विविध लिख लिया? इसमें लिखो शंकाओं का निस्तारण, नियम 29। बिश्नोई संप्रदाय का व्यक्ति था कोई नियमावली बनाने वाला। 29 नियम दिए हैं, 20 + 9। नियम 29 लिखो, शंकाओं का निराकरण। शंकाओं का निराकरण, शंका का मतलब इन नियमों को लागू करने के संदर्भ में कोई भी शंका यदि आती है तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए संबंधित शिक्षा विभाग सबसे ऊपर का प्राधिकारी होगा। उसने कह दिया यदि कोई समस्या आ रही है, किसी के कोई की समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे शिक्षा विभाग ने कह दिया कि इसका मतलब यह है, तो उसका मतलब वही रहेगा। लिखो, शंकाओं के निराकरण में नियमों को लागू करने के संदर्भ में शंकाओं के निराकरण हेतु सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वे अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे। वे अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे। और नीचे जो है ऐसे लिखो, अंत में लिखते हैं ना, मूवी पूरी होने के बाद में क्या लिखते हैं? द एंड। नियमावली का हो गया पूरा। अब आपको देखो इसमें करना क्या है। हाँ, शंकाएं यदि आती है, कोई नहीं चेंज नहीं कर सकता है। मतलब जैसे वहां पे केंद्र सरकार के पास थी ना शंकाओं को दूर करने के लिए, वो शक्ति एक्चुअल में 3 साल तक ही थी शक्ति। यहाँ पे भी इनको 3 साल, ऐसी दिक्कत आती नहीं है, बट जैसा वहां केंद्र सरकार में बोला गया वैसे यहाँ नियमावली के लिए इन्होंने राज्य के लिए बोल दिया, साल रखे नहीं। वो संशोधन की शक्ति है। संशोधन ये तो है ही, ये तो राज्य सरकार ही सर्व वो तो शुरुआत से ही है। उसको धारा 38 में उसको किसी भी प्रकार की कोई भी नियम बनाने की शक्ति है। तो नियम जब बना सकती है कोई, तो वो संशोधन भी कर सकती है। कोई भी ऐसी संस्थान जो कोई नियम बनाती है वो उसमें संशोधन की शक्ति रखती है। नियम बनाए हुए ही राज्य सरकार के हैं तो संशोधन करेगी। चलिए ब्रेक। हाँ हाँ देंगे देंगे। 12 नहीं, देखो ये अब ये एक इनका आया कि सर हमने गिने, अभी अभी 12 सदस्य हुए हैं। ये यहां पे मैंने लिखाया था कम से कम हर एक जगह एक सदस्य, कम से कम SC 3 सदस्य SC ST और अल्पसंख्यक, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होंगे? 3। कम से कम एक CWSN शिक्षा का होगा। ये कम से कम 12 हुए, अब 2 अतिरिक्त किसी के भी कर लो आप चाहिए। पदेन सदस्यों की संख्या, एक अध्यक्ष हो गया था, 4 सदस्य हो गए थे, एक सदस्य सचिव, 6 तो वो हो गए। 8 में से आपके पास कितने आ गए? ये
3, एक 4, एक 5, एक 6 आ गए। अब 2 जो मर्जी है वो लगा लो, कोई से भी कर सकते हो आप। 2 आप SC ST वाले वहां बढ़ा सकते हो, 2 के 2 आप CWSN में बढ़ा सकते हो, कहीं भी बढ़ा लो चाहिए। लेकिन एटलीस्ट महिला तो इन 14 में से, पूरी 14 में से कम 15 में से कम 1/3 5 सदस्य होने जरूरी है। ओके, अब देखिए ये RT और ये जो नियमावली है, इसको लेकर आपको जब आप करेंगे आगे, जब भी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना आपके लिए, और बहुत ज्यादा हैवी नहीं इसमें कुछ ऐसा। 3-4 बार जब पढ़ोगे तो इसका एक बार आप अपनी तरफ से ये कोशिश करना आगे। खाली पेज में ज्यादा कुछ चीजें लिखनी नहीं है, एक साइड में अपने 1 या 1.5 पेज के अंदर जितनी धाराएं हैं उनको लिखा, 1.5 पेज के अंदर जितने नियम हैं उनको लिखा। और जब पढ़ रहे हो पहले धाराओं को पढ़ें और खुद से रिवाइज करें, खुद को बोलें कि इसमें बताओ क्या है। जैसे 30(2) के आते ही वहां पे चला जाना चाहिए कि वो प्रमाण पत्र की बात कर रहा है। ऐसे दिमाग के अंदर 29(2) आते ही वहां चला जाना कि वो पाठ्यक्रम के वो जो सिद्धांत है और मूल्यांकन की प्रक्रिया उसकी बात कर रहा है। 29(1) का मतलब RSCRT। तो आप वहां 29(1), 29(2) ये लिखो, आगे कुछ मत लिखो। फिर अपने दिमाग को बोलो कि बोल क्या है ये, और नहीं बोल रहा है तो फिर वहां जाओ अपनी कॉपी में और देखो कि क्या है। 3-4 बार ऐसा करोगे दिमाग अपने आप बोलने लगेगा कि क्या है। और ये यदि काम कर लिया, क्योंकि यहां से कम 6-7 प्रश्न आने वाले हैं, ये काम इसके साथ साथ ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनमें भी अभी ये हुआ है 2nd ग्रेड में, और इसके ऊपर हमने फोकस किया था। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न, और केवल उनको दिए गए प्रश्नों में से सारे प्रश्न है वो जो हमने टेस्ट सीरीज में दिए हैं। और वो ऐसे प्रश्न है, मुश्किल से 2-2 पेज उनके दिए हैं। वो 2 पेज में आपको 6 पेज 7 पेज पूरे 8 पेज आपको पढ़ने हैं, और 5 प्रश्न वहां से आपके आगे। तो यही पार्ट है सिलेबस का। ये एक ऐसा, यदि बहुत ज्यादा टफ प्रश्न आया तो वो तो चलो, किसी इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा जो हमने किया है मेरे हिसाब से। तो नियमों में से अंदर से यदि प्रश्न आया कुछ भी, तो इससे बाहर तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो ये आप तैयार करना, करोगे तैयार? उसके बाद हम देखेंगे उसको कैसे रिवाइज करें, क्वेश्चंस कैसे करें, अलग अलग जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। वो आगे की जो चर्चा मैंने पहले की थी उसके आधार पर फिर क्लासेस लगा के आपके क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे यहाँ बुला बुला के।